नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान का रुख ही बदल दिया। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। हमारे पास कुछ दिलचस्प ऐतिहासिक लेख और शोध हैं और कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई की गहराई में उतरें, समझें कि भाई हुआ क्या था। मतलब सोचने वाली बात है ना? काबुल से आया एक शासक बाबर, सीना भी छोटी, और सामने दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी। उसकी फौज तो कई ज्यादा बड़ी थी। तो ये कैसे हो गया, कैसे हरा दिया? ये सिर्फ संख्या का खेल तो नहीं था, कुछ तो अलग था। चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये गुत्थी ना थोड़ी पेचीदा है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। लड़ाई हुई क्यों ये समझना जरूरी है। देखिए, बाबर कई साल से मध्य एशिया में संघर्ष कर रहा था। समरकंद वगैरह हाथ से निकल चुका था। काबुल में अड्डा जमाया तो नजर पड़ी हिंदुस्तान पर, यहाँ की दौलत और हाँ, यहाँ के राजनीतिक उथल-पुथल। दिल्ली सल्तनत मतलब कमजोर हो रही थी उस वक्त, और सुल्तान इब्राहिम लोधी वो तो अपने ही घर में घिरा हुआ था। उसके अपने सरदार, ताकतवर अफगान सरदार जैसे दौलत खान लोधी पंजाब में या आलम खान लोधी, वो सब उससे खुश नहीं थे। अंदर ही अंदर बगावत सुलग रही थी। असल में तो कहते हैं इन्हीं लोगों ने बाबर को एक तरह से न्योता भेजा था। अच्छा। न्योता भेजा था मतलब आओ और हमला करो। हाँ, शायद सोचा होगा कि बाबर आएगा, लूटेगा और चला जाएगा और फायदा उनका हो जाएगा। तो नतीजा ये हुआ कि जब बाबर आया तो लोधी सल्तनत अंदर से टूटी हुई थी, कमजोर थी। तो मतलब दो बिल्कुल अलग मिजाज की सेनाएं आमने सामने। अगर गिनती की बात करें तो बाबर के पास क्या था? सुनाए बहुत छोटी फौज थी। हाँ, संख्या में तो जमीन आसमान का फर्क था। ज्यादातर मानते हैं कि बाबर के पास कोई 12,000 से 15,000 सैनिक रहे होंगे। छोटी थी, पर ये वो लोग थे जो मध्य एशिया की लड़ाइयों में तप कर आए थे। घुड़सवार, लड़ाके, सब अनुभवी। और सबसे बड़ी बात, बाबर अपने साथ लाया था तोपें, मैदानी तोपें, करीब 15 से 24। ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई चीज थी मैदाने जंग में। 15,000? हाँ, और सामने लोदी की सेना। वो कितनी बड़ी थी? लोदी की सेना तो बहुत विशाल थी। अनुमान लगाते हैं कोई 30,000 से लेकर कुछ तो 1 लाख तक कहते हैं। हालांकि देखिए, ये याद रखना जरूरी है कि पुराने जमाने के इतिहासकार ना संख्या अक्सर बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे। ये तो है। तो पक्का आंकड़ा बताना मुश्किल है, पर हाँ, इतना तय है कि लोदी के पास घुड़सवार, पैदल सैनिक, इनकी भारी भीड़ थी। और साथ में थे जंगी हाथी जो सदियों से भारत में लड़ाई का अहम हिस्सा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कमी थी, उनके पास वैसी तोपें नहीं थी जैसी बाबर के पास थीं। वो पुराने हथियारों पर ही ज्यादा निर्भर थे। तो साफ है बाबर सिर्फ गिनती से नहीं जीता। यहाँ मामला दिलचस्प होता है। वो क्या चीजें थीं जिन्होंने पासा पलट दिया? आपने तोपों का जिक्र किया। बिल्कुल सही। बाबर की जीत में सबसे बड़ा हाथ उसकी नई तकनीक और चालाक रणनीति का था, और उसमें सबसे पहले यही आता है बारूद का इस्तेमाल। बाबर ने उस्मानी तुर्कों से, जो उस जमाने में तोप खाने में माहिर माने जाते थे, उनसे सीखी थी ये तकनीक। आधुनिक तोपें थीं उसके पास, और मैचलॉक बंदूकें, वो बत्ती वाली बंदूकें। पानीपत में बाबर ने इन चीजों का इस्तेमाल किया, और बहुत सोच समझकर योजना बनाकर किया। लेकिन क्या कुछ तोपें और बंदूकें इतनी बड़ी सेना को रोक सकती थीं? मतलब सीधा सीधा सामना कैसे किया होगा? देखिए, बात सिर्फ नुकसान पहुंचाने की नहीं थी। तोपों के धमाके, गोले, इसने लोदी की सेना की जो पारंपरिक जमावट थी उसे तोड़ दिया। लेकिन उससे भी बड़ा असर हुआ, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कैसे? अरे सोचिए, लोधी के सिपाही और खास तौर पर उनके हाथी, उन्होंने पहले कभी तोप की ऐसी गरज सुनी ही नहीं थी। उन पे क्या बीती होगी। हाँ, हाथियों का डरना, ये तो विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। हाथी क्या थे? दुश्मन की लाइनें तोड़ने के काम आते थे। ताकत थे सेना की। लेकिन तोपों की भयानक आवाज, धुआं, गंध, इससे वो बुरी तरह डर गए, बिदक गए। कई हाथी तो उल्टे मुड़े और अपनी फौज को रौंदते हुए भाग खड़े हुए। अब इससे क्या हुआ? भगदड़ मच गई, अफरा तफरी फैल गई लोधी की सेना में। ये बारूद का सिर्फ शारीरिक हमला नहीं था, ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक झटका था। लोधी की सेना इसके लिए तैयार ही नहीं थी। बाप रे, ये तो हुई बारूद की बात। लेकिन बाबर की एक और खास रणनीति का जिक्र आता है, वो अराबा, गाड़ियों की रक्षा पंक्ति। ये क्या चीज थी? अरबा, हाँ, ये भी उस्मानी तुर्कों से सीखी हुई एक बहुत चालाक
आप कहे तो रक्षात्मक व्यवस्था थी। बाबर ने क्या किया, लड़ाई से पहले करीब 700 गाड़ियां मंगवाईं, बैलगाड़ियां समझ लीजिए। उन्हें मैदान में एक लाइन में खड़ा कर दिया और चमड़े के रस्सों से आपस में कसकर बांध दिया। अच्छा, एक दीवार जैसी बना ली। हाँ बिल्कुल, एक तरह की दीवार। और इन गाड़ियों के पीछे तोपें लगा दी और बंदूकची सिपाही छिपा दिए। गाड़ियों के बीच बीच में ना थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी, ताकि जरूरत पड़ने पर बाबर के घुड़सवार वहां से निकलकर हमला कर सकें। अरे वाह, मतलब मैदान में ही एक चलती फिरती किलेबंदी। लेकिन इससे सेना एक जगह फंस नहीं गई? मतलब आगे कैसे बढ़ते? यही तो होशियारी थी। ये रक्षात्मक थी, पर इसने बाबर को एक बहुत मजबूत बेस दिया। अब लोदी की सेना जब सामने से हमला करती, उनके घुड़सवार, उनके हाथी, वो इन गाड़ियों से टकराकर रुक जाते, बेअसर हो जाते। और गाड़ियों के पीछे छिपे बंदूकची आराम से सुरक्षित होकर निशाना लगा सकते थे। और जैसा मैंने बताया, बीच की जगहों से बाबर के घुड़सवार बिजली की तेजी से निकलकर पलटवार भी कर सकते थे। इतना ही नहीं, उसने किनारों को महफूज करने के लिए खाइयां भी खुदवाईं, कांटीली झाड़ियां, पेड़ों की टहनियां लगवा दी। लोदी की सेना तो आमने सामने की लड़ाई की आदी थी। वो इस तरह की किलेबंदी में उलझ कर रह गए। कमाल है। तो पहले तोपों से डराया, रोका, फिर गाड़ियों की दीवार। लेकिन एक और नाम बार बार सुनाई देता है, तुलुगमा। ये क्या था? इसने कैसे काम किया? तुलुगमा, हाँ, ये बाबर की एक और बहुत ही कारगर चाल थी। कहते हैं उज़्बेकों से सीखी थी। ये असल में दुश्मन को घेरने की रणनीति थी, फ्लैंकिंग मनूवर जिसे कहते हैं। बाबर ने अपनी छोटी सेना को कई हिस्सों में बांटा हुआ था। एक बीच का दस्ता, सेंटर, एक दायां और बायां हिस्सा, विंग्स, एक आगे वाला दस्ता, वैनगार्ड, और सबसे जरूरी एक रिजर्व दस्ता पीछे रखा था संभाल के। प्लान ये था कि जब लोदी की फौज सामने से गाड़ियों और तोपों से उलझ जाए, ठीक उसी वक्त बाबर के दाएं और बाएं वाले जो तेज घुड़सवार दस्ते थे, वो तेजी से घूमकर दुश्मन की सेना के किनारों और पीछे से हमला बोल देंगे। अरे, मतलब सैंडविच बना देना। हाँ बिल्कुल। दुश्मन बीच में फंस गया, सामने तोपें और गाड़ियां, और बगल से और पीछे से घुड़सवारों की मार। पानीपत में बिल्कुल यही हुआ। तुलुगमा ने काम कर दिया। मतलब सिर्फ हथियार नहीं, लड़ने का पूरा तरीका ही नया था। और इसमें सेनापति का, लीडरशिप का भी कोई रोल था? बिल्कुल था, बहुत बड़ा रोल था। बाबर खुद लड़ाई के मैदान में मौजूद था, एक तजुर्बेकार सेनापति। वो अपनी सेना को खुद निर्देश दे रहा था। उसके सैनिक, खास करके तुर्क और मंगोल घुड़सवार, तीरंदाज, बंदूकची, ये सब सालों से लड़ाइयां लड़ते आ रहे थे, अनुशासित थे, अपने सरदार के वफादार थे। वो तालमेल के साथ हमला करना, पीछे हटना, ये सब जानते थे। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी, वो जवान था, उतना तजर्बा नहीं था, और उसकी बड़ी सेना में अलग अलग सरदारों की टुकड़ियां थीं। उनमें वो एकता, वो तालमेल नहीं था। हाँ, अंदरूनी कला की बात तो शुरू में हुई थी। जी, कई सरदार तो शायद आधे मन से ही लड़ रहे थे, और फिर जब तोपों का सामना हुआ तो उनका हौसला और टूट गया। समझ गया। तो अब थोड़ा उस दिन का मंजर देखते हैं। 21 अप्रैल 1526, पानीपत। बाबर ने गाड़ियां लगा दी, तोपें तैनात। फिर क्या हुआ? सुबह का वक्त था शायद। हाँ, बाबर ने सुबह सुबह ही अपनी सेना जमा ली थी, लेकिन उसने हमला पहले नहीं किया। वो इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि लोदी पहले चले। इब्राहिम लोदी ने वही किया जो वो हमेशा करते थे, पारंपरिक तरीका। अपनी भारी भरकम सेना हाथी आगे रखकर सीधा बाबर के केंद्र पर हमला बोल दिया। शायद उसे अंदाजा ही नहीं था कि सामने गाड़ियों की दीवार और तोपों का क्या मतलब है। जैसे ही लोदी की सेना आगे बढ़ी और तोपों की मार की जद में आई, बाबर का तोपची था उस्ताद अली कुली। उसने हुक्म दिया और तोपें गरजीं। एक साथ कई तोपों के गोले जब गिरे तो उसका असर भयानक था। लोदी की सेना की अगली कतारें बिखर गईं, और जैसा हमने कहा, हाथियों पर सबसे बुरा असर हुआ। वो मंजर तो वाकई सोचकर ही डर लगता है। हाथी अपनी ही सेना को रौंद रहे हैं। बिल्कुल। तोपों का शोर, धुआं, इसने हाथियों को जैसे पागल कर दिया। वो पीछे भागे और अपनी ही पैदल सेना को कुचल डाला। इससे लोदी की सेना का पूरा संगठन ही गड़बड़ा गया। जो आगे बढ़ रहे थे वो पीछे भागते हाथियों और अपने ही साथियों के नीचे दब रहे थे। केंद्र में बुरी तरह अफरा तफरी मच गई। और तभी तुलुगमा का इस्तेमाल हुआ। एकदम सही। जैसे ही लोदी का केंद्र कमजोर पड़ा, तोपों की मार से, हाथियों की भगदड़ से,
बाबर ने अपने साइड वाले दस्तों को इशारा किया, दाएं और बाएं विंग के घुड़सवार तीरंदाज। उन्होंने तेजी से चक्कर काटा और लोधी की सेना के किनारों पर और घूमकर पीछे से हमला कर दिया। अब लोधी की सेना की हालत सोचिए, बुरी तरह फंस गई। सामने से तोपें और बंदूकें और बगल से और पीछे से तेज घुड़सवार तीर बरसा रहे हैं। बस इस दोहरी मार ने लोधी की सेना की कमर ही तोड़ दी। भगदड़ मच गई, सैनिक जान बचाकर भागने लगे। लड़ाई सुबह शुरू हुई थी और कहते हैं दोपहर होते होते खत्म। इब्राहिम लोधी अपने कुछ खास वफादार सरदारों के साथ लड़ते हुए मैदान में ही मारा गया। बाबर की जीत हुई, एक निर्णायक, जबरदस्त जीत। अविश्वसनीय, सच में। तो इस पूरी लड़ाई का निचोड़ क्या है, मतलब सबसे बड़ा सबक? देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई ना मिलिट्री हिस्ट्री में एक मील का पत्थर मानी जाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे बेहतर तकनीक यानी तोपें और बंदूकें, बेहतर रणनीति जैसे अराबा और तुलुगमा, बेहतर संगठन और कुशल नेतृत्व, इन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी संख्या में, कई ज्यादा बड़ी लेकिन पुराने ढंग से लड़ने वाली सेना को हरा दिया। ये सिर्फ हथियार की जीत नहीं थी, ये उन हथियारों को एक प्लान के तहत सही तरीके से इस्तेमाल करने की जीत थी। इसने दिखाया कि जंग का भविष्य अब बारूद और रणनीति के मेल में है। और जाहिर है इसके राजनीतिक नतीजे वो तो बहुत ही बड़े रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर तो ये लड़ाई सब कुछ बदलने वाली साबित हुई। इब्राहिम लोधी मारा गया तो दिल्ली में लोधी वंश खत्म। दिल्ली सल्तनत जो वैसे ही कमजोर थी, उसका तो समझिए अंत ही हो गया। दिल्ली और आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया। ये उसे हिंदुस्तान में पैर जमाने के लिए एक मजबूत बेस मिल गया। इसी जीत ने भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। मुगल साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हुई। से घाघरा में निपटना था, लेकिन पानीपत वो पहली और सबसे अहम जीत थी जिसने रास्ता खोल दिया। हाँ, एक चीज और, जैसा हमने पहले कहा था, पुराने जमाने के सोर्स में ना सेना की गिनती या कितने लोग मारे गए, इन आंकड़ों पर थोड़ा शक रखना चाहिए। हाँ, ये जरूरी बात है। बिल्कुल, इसीलिए आजकल इतिहासकार इन नंबरों से ज्यादा जोर रणनीति पर, तकनीक पर, लीडरशिप पर और उस वक्त के राजनीतिक माहौल पर देते हैं। लड़ाई का नतीजा समझने के लिए ये ज्यादा अहम है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो बाबर की जीत के पीछे थे नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी, तोपें, बंदूकें, उनको इस्तेमाल करने का स्मार्ट तरीका, अराबा और तुलुगमा, बाबर की अपनी लीडरशिप और सेना का अनुशासन, और सामने एक दुश्मन जो अंदर से बटा हुआ था और जिसकी पुरानी युद्ध शैली नई तकनीक के आगे टिक नहीं पाई। ताकत का संतुलन बदलने वाली, जंग के तौर तरीके बदलने वाली और आने वाली सदियों का इतिहास लिखने वाली घटना थी। इसी ने उस मुगल साम्राज्य का रास्ता बनाया जिसने हिंदुस्तान की कला, संस्कृति, प्रशासन सब पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। वाकई सोचने वाली बात है, कैसे कुछ घंटों की एक लड़ाई ने एक पूरे मुल्क का नक्शा बदल दिया। और ये भी कि कैसे नई सोच, नई तकनीक पारंपरिक ताकत पर भारी पड़ सकती है। बाबर के लिए ये तो बस शुरुआत थी, अभी उसे बहुत कुछ करना था, लेकिन पानीपत ने वो दरवाजा जरूर खोल दिया था। एक आखिरी सवाल जहन में आता है, क्या होता अगर लोधी के पास भी तोपें होती या वो बाबर की चाल समझ जाता? इतिहास शायद कुछ और ही होता। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।